पार्टी। कैसे हैं सभी? बढ़िया। मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में और इस ऑनलाइन क्लास में। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। आज अपन डिस्कस करेंगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं अच्छे से समझिएगा। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न अपन ले रहे हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे दी? 100 न्यूटन पर कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, क्या दे दिया अपने को जो चीज दी गई उसको पहले लिख ले। ए दे दिया अपने को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या दिया? दोनों के मध्य प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दी अपने को 100 न्यूटन अपॉन कूलम। और अपने को निकालना क्या है? क्यू। अपने से पूछा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान बताइए कितना होगा। अब देखो, पहली बात तो एरिया को चेंज कर ले। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो इंटू 10⁻⁻⁴ क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र बनाऊं एक। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया बच्चों। एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र इतना है, ये दे दिया। तो एक काम करें, पहले विद्युत क्षेत्र निकालें, होगा कितना और विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। इधर प्लस इधर माइनस। पॉजिटिव वाली प्लेट, हालांकि ये डेरिवेशन में बता चुका हूं आपको, पॉजिटिव वाली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र इधर और नेगेटिव वाली प्लेट के कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर। E प्लस की वैल्यू कितनी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E माइनस की वैल्यू कितनी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देन परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया? प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र, भाई वही तो दिया है यहाँ पे अपने को। परिणामी विद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन अपॉन कूलम दिया। तो अपन फॉर्मूले से निकाल लेना कि परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा कितना। तो E इज इक्वल्स टू E प्लस प्लस E माइनस। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी की वैल्यू तो दी है अपने को 100 न्यूटन अपॉन कूलम। अब क्या है? सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, मान रख दो इसका। तो सिग्मा की जगह क्या रख दें? Q अपॉन A, साथ में एप्सिलॉन नॉट है ही और बराबर किसके? 100 के। जो चीज आपके पास है उसका मान रख दो। क्या निकालना है? Q तो अपने को चाहिए। एरिया कितना दे दिया अपने को? 100 गुणा 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻2 हो गई। 10⁻⁻ का 2 एप्सिलॉन नॉट, 8.85 गुणा 10⁻⁻12 और ये चीज बराबर हो गई किसके? 100 के। तो फिर चार्ज Q गुणा करवा दो, इसको उधर लेके जाओगे 100 से मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 इंटू 100 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मात्रक कूलम। लो जी कैंसिल। तो फिर Q का मान बच्चों किसके बराबर आ गया? एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट ही तो है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12। तो लेकिन अब ये उसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक दूसरा होता है। तो अपने पास आवेश का मान आ गया 8.85 गुणा 10⁻⁻12 मात्रक हो जाएगा कूलम। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। सेकेंड वाला देखो, चिमटे वाले प्रश्न। मैं इनको चिमटे वाले प्रश्न बोलता हूं। तो सबसे पहले क्या दिया अपने को? दिए गए संयोजन में बिंदु A और बिंदु B के बीच में तुल्यधारिता की गणना कीजिए। हर प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A। और किन्हीं भी दो प्लेटों, ये सारी प्लेट्स हैं 1 2 3 4, जैसे 4 प्लेट हैं इसमें संधारित्र की, और किन्हीं भी दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी अपने को? D दी है। अब देखो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में तुल्यधारिता कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज को देखें अपन। तो तुल्यधारिता कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा तरीका, आपको संधारित्र काउंट करने हैं, संधारित्र गिनने हैं कि वहां पर उस चित्र में कितने संधारित्र बनेंगे। ये जितने भी सारे संधारित्र होते हैं ये सारे समांतर, ऊपर नीचे नीचे इस तरीके से होता है। तो ये जितने भी सारे संधारित्र होते हैं वो किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। और समांतर क्रम में तुल्यधारिता Cp = C1 + C2, वहां तो सीधा सीधा ही तो जोड़ना है। तो यहां पर आपको संधारित्र काउंट करने हैं। अब कैसे काउंट करेंगे? अपने को कैसे पता चलेगा? तरीका आपको बताया हुआ, एक को पॉजिटिव कर दिया और दूसरे को नेगेटिव कर दिया। जो प्लेट जिससे जुड़ी है उस पर वही आवेश आ जाएगा। ये वाली प्लेट देखो किससे जुड़ी है? प्लस से। तो इस वाली प्लेट पर प्लस, ये माइनस से जुड़ी है तो इस पर माइनस, ये भी माइनस से जुड़ी है तो इस पर माइनस, और ये प्लस से जुड़ी है तो इस पर प्लस।
ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर संधारित्र देखो कितने बन रहे हैं, क्या संधारित्र, दो विपरीत आवेशी चालक प्लेटों का युग्म जिसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हो, वही है समांतर प्लेट संधारित्र। एक तो देखो बच्चों ये रहा प्लस और माइनस, तो एक संधारित्र तो ये बन गया। क्या ये संधारित्र है? माइनस माइनस ये नहीं है, क्योंकि दोनों पर सेम प्रकृति का आवेश आ गया, तो ये नहीं है, इसको छोड़ दो। और यहां माइनस और यहां प्लस, ये भी एक संधारित्र है, तो ये हो गया दूसरा संधारित्र। दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो इसकी धारिता कितनी हो गई? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। भाई प्लेटों का क्षेत्रफल ए दिया है, बीच की दूरी अपने को डी दी है, तो इसका तो धारिता हो गई ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एक इसकी कितनी हो गई? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब ये दोनों धारिताएं या दोनों जो संधारित्र हैं वो किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम, ये C1 का मान और ये C2 का मान, तो फिर तुल्य धारिता Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस A एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना आ गया? 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्लियर? ऐसे ही इसमें देखो, अब सेम वही तरीका अपने को इसमें अपनाना है। अब इसमें क्या करेंगे? A को पॉजिटिव, B को नेगेटिव। जो प्लेट पॉजिटिव से जुड़ी है प्लस दे दो, जो नेगेटिव से जुड़ी है नेगेटिव दे दो, ये प्लस से है तो प्लस, ये माइनस से जुड़ी है तो माइनस। क्या करोगे? संधारित्र गिन लो भाई कितने बन रहे हैं, प्लस माइनस, एक यहाँ पे माइनस प्लस, दूसरा यहाँ पे देखो विपरीत आवेशित है इस बार, और प्लस माइनस तीसरा यहाँ पे। तीनों संधारित्र किस क्रम में? समांतर क्रम में। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तीनों को जोड़ोगे तो तुल्य धारिता C बराबर आपका उत्तर आ गया 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब खुद करो एक बार, इस वाले की तुल्य धारिता कितनी आएगी? ए को क्या कर दिया? पॉजिटिव, बी को क्या कर दिया? नेगेटिव, ये प्लस, ये माइनस से है, ये माइनस से है, और ये प्लस से है, ये माइनस से जुड़ी है तो माइनस। काउंट कर लो भाई कितने हो गए? एक तो ये रहा, ये नहीं है, दूसरा ये रहा माइनस और प्लस, प्लस माइनस, तीसरा ये रहा, तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा? 3A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना नॉर्मल। तो चिमटे वाले प्रश्न अपने को इस तरीके से हल करने हैं। इसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.05 मीटर और 0.1 मीटर है। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकूलम आवेश है। इन गोलों को एक पतले तार से जोड़ने पर निम्न की गणना कीजिए। एक तो उभयनिष्ठ विभव, थ्योरी का लास्ट वाला जो टॉपिक आपको करवाया था, उभयनिष्ठ विभव कितना होगा और आवेश प्रवाह की मात्रा कितनी होगी, कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, वो अपने को निकालना है। इसको निकालने के लिए सबसे पहली चीज डायग्राम बना लें। दो अपने को गोले दे दिए भाई, तो एक की त्रिज्या तो 0.05 है ना, एक की तो है 0.05 और दूसरे की त्रिज्या दे दी अपने को 0.1 मीटर, मतलब दूसरा गोला उसकी त्रिज्या जस्ट डबल है पहले वाले से। ओके, दोनों चार्ज हैं, दोनों आवेशित हैं, तो दोनों चार्ज हैं, दोनों पर आवेश कितना कितना दे दिया, कॉमन पोटेंशियल है, दोनों पर बराबर बराबर 75 माइक्रोकूलम 75 माइक्रोकूलम, तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश। इनको पतले तार से जोड़ने पर, तो पतले तार से हम जोड़ दें तो अपने को पता है कि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, और वही तो है उभयनिष्ठ विभव। सबसे पहले ये देखें अपन कि आवेश किस से किसको जाएगा। इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको मैं बी नाम दे दूं, तो आवेश किस से किसको जाएगा? सोचो, विभव किसका ज्यादा है? आवेश बराबर वी बराबर क्या होता है? KQ/R। तो K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, इसका मतलब जिसका R कम होगा उसका V ज्यादा होगा, तो आवेश का प्रवाह A से B की ओर होगा। क्लियर? अब देखो सबसे पहली चीज उभयनिष्ठ विभव, याद रख लो इसको, तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला V, और उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो बच्चों, अगर इस वाले फॉर्मूले में अगर आप डायरेक्ट सारी चीजें निकालोगे, क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो C1, पहले की धारिता, फिर उस पर विभव कितना है,
कैसे निकालोगे विभव? आवेश दे दिया, त्रिज्या आपको दे रखी है, तो V बराबर KQ/R। तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आंसर तो आएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब एक छोटी सी ट्रिक देखो यहाँ पे, ये क्या चीज है? C1 V1, CV क्या होता है? CV Q तो हुआ, Q बराबर CV। तो ये क्या हो गया? Q1 नहीं हुआ क्या बताओ? पहले वाले का आवेश, और ये दूसरे वाले का आवेश Q2। तो फिर V इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। बोलो लिख सकता हूं ऐसा? अब इनकी मान, C1 का मान कहां क्या है? तो C1 की जगह बोलो लिख दूं R1 बटा के, हर C2 दूसरे गोलीय चालक की धारिता R2 बटा के। राकेश कुमार याद करो, R1 बटा के R2 बटा के। क्लियर? Q1 प्लस Q2 और बट्टे में 1 बटा के को मैं ले लूं बाहर, और अंदर बच गया R1 प्लस R2। बोलो लिख सकते हैं? और एक काम करो, के को ले जाओ ऊपर, तो के Q1 प्लस Q2 और अपॉन R1 प्लस R2। समझ में आया? अब तो सारे मान हैं ही, पहले की त्रिज्या है, दूसरे की त्रिज्या है, पहले पर आवेश है, दूसरे पर आवेश है, के का मान है ही। तो बच्चों उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल्स टू 9 गुणा 10 की पावर 9 और 75 150 हो गए क्या? तो 150 150 माइक्रो है, तो गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और अपॉन में R1 प्लस R2 0.05 प्लस 0.1। अब इसको सोल्व करना है, तो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 150 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और 0.1 में 0.05 जोड़ोगे तो ये हो गया बच्चों 0.15। क्लियर? और 0.15 इसको पॉइंट हटाऊं तो गुणा 10 की पावर माइनस का 2 करूं, और 10 की पावर माइनस 2 को ऊपर ले जाऊं तो 10 की पावर प्लस का 2 करूं। ये हो गया 10। तो फिर उभयनिष्ठ विभव का मान V इज इक्वल्स टू 9 गुणा, अब पावर कैलकुलेट कर लो, 9 तो यहाँ पे एक ये 10, 10 और 2 12, 12 में से 6 कम कर दो तो 10 की पावर 6 वोल्ट। ये उभयनिष्ठ विभव आ गया। अब देखो फिर और क्या दिया गया अपने को इस प्रश्न में? फिर अपने को कहा गया है कि आवेश प्रवाह की मात्रा बताओ, इससे इसको कितना आवेश ट्रांसफर हुआ है। कैसे निकालोगे? पहले वाला आवेश आपके पास है ना, कि पहले वाले गोले पर कितना आवेश था? 75 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, 75 माइक्रो कूलम ही तो था। अब आवेशन के बाद पहले वाले पर कितना आवेश हो जाएगा? याद करो, संयोजन के बाद Q1 डैश निकाला था और Q1 डैश का मान हमारे पास आया था CV, C1 इंटू V। पहले की धारिता C1 और ये हो गया उभयनिष्ठ विभव। क्लियर? C1 की जगह क्या रख दूं? R1 बटा K इंटू V। ये चीज क्लियर? मान रख दो, R1 का मान 0.05, K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 और उभयनिष्ठ विभव ये रहा आपके पास, कितना है? 9 गुणा 10 की पावर 6। ये तो 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये 0.05 गुणा 10 की पावर कितनी बच गई भाई? माइनस का 3। और इसको लिख दूं मैं 50 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलम। इसको मैं लिख दूं 50 माइक्रो कूलम। संयोजन से पहले चालक पर इतना आवेश था 75 माइक्रो कूलम। संयोजन के बाद अब उस पर कितना आवेश रह गया? 50 माइक्रो कूलम। क्लियर आई ना? ये चीज समझ में आई भाई? संयोजन के बाद का आवेश Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1 V हो गया और ये बराबर हो गया R1 बटा K इंटू V के। तो उसके बाद संयोजन के बाद उस पर कितना आवेश रह गया? 50 माइक्रो कूलम। कितना परिवर्तन हुआ वही तो पूछा है, आवेश प्रवाह की मात्रा बताओ कि कितना चेंज हुआ। तो पहले 75 था, अब 50 रह गया, तो परिवर्तन कितना आ गया बच्चों? 25 माइक्रो कूलम का। तो आवेश प्रवाह की मात्रा, कितना आवेश ट्रांसफर हुआ है? 25 माइक्रो कूलम हुआ है। क्लियर? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी देखो क्या दिया अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा गया है। मान लो वो विभवांतर V है साहब। इसके विभवांतर को समान रखते हुए कह रहा है कि विभवांतर चेंज नहीं करना है। ओके, V को साहब समान रखना है। आगे चलो। प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लेब रखी जाती है।
या अब याद करो, एक पट्टिका वाला डेरिवेशन किया अपने, संधारित्र की प्लेटों के मध्य माध्यम की उपस्थिति, और उसमें अगर टी मोटाई की पट्टिका रख दी जाए तो पट्टिका की चौड़ाई टी का मान दे दिया 3 mm, बदल दो एम के इसमें, 3 × 10⁻³ मीटर। प्लेटों के मध्य दूरी, तो प्लेटों के मध्य दूरी नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन देखो, प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। एक कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी पहले धारिता C थी, फिर कह रहा है उसकी प्लेटों के मध्य विभवांतर V था। अब ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि विभव ना बदले, और हम यदि एक बीच में 3 मिलीमीटर चौड़ी अगर एक पराविद्युत पट्टिका रखें और विभवांतर को समान बनाए रखने के लिए उन संधारित्रों के बीच की दूरी को हमें कितना बढ़ाना पड़ता है, 2.4 मिलीमीटर बढ़ाना पड़ता है, तो फिर बताओ ना कि उस माध्यम का पराविद्युतांक कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखो ये कह रहा है, ये एक संधारित्र है, पहले नॉर्मल था, प्लेटों के बीच में वायु थी, और इस वाले संधारित्र की धारिता चलो C थी, आवेश Q था, और इसका विभवांतर क्या था, V था। अब ये कह रहा है कि विभवांतर चेंज नहीं करना है, और विभवांतर को समान बनाए रखने के लिए इसके बीच में एक यदि पराविद्युत पट्टिका रख दें अपन, 3 मिलीमीटर चौड़ी यदि पराविद्युत पट्टिका रख दें, तो फिर इन प्लेटों के बीच की दूरी को हमें कितना बढ़ाना पड़ता है, 2.4 mm, पहले से ज्यादा करनी पड़ती है ताकि V कांस्टेंट रह जाए। मान लो पहले भैया कितनी लें, D ले लें, पहले D थी, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, D + 2.4 mm। अब तो समझ में आया कि अगर 3 मिलीमीटर पराविद्युत पट्टिका अगर वहां पे रख दी जाती है बीच में, तो फिर समान विभव प्राप्त करने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी पहले की तुलना में 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। तो फिर बताओ इसका पराविद्युतांक कितना है। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, चलो इस चीज को ऐसे ध्यान में रख लें। अब एक काम करूं, पहले इसकी धारिता निकाल लूं, तो पहले धारिता पट्टिका रखने से पहले तो वायु संधारित्र की धारिता, कि प्लेटों के मध्य यदि वायु है तो वायु संधारित्र की धारिता, और वायु संधारित्र की धारिता भैया हो गई A∈0/d, इक्वेशन नंबर 1। T मोटाई की पराविद्युत पट्टिका रखने पर धारिता, तो पराविद्युत पट्टिका रखने पर धारिता, तो पराविद्युत पट्टिका रखने पर धारिता क्या नाम देते हैं इसको, C' नाम दे देता हूं। C' बराबर क्या हो जाएगा, A∈0, याद करो फॉर्मूला, D - का T + का T/K या T/εr, याद आया? अगर T मोटाई की पराविद्युत पट्टिका रख दें तब धारिता का फॉर्मूला हो जाता है ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है माध्यम हमने भर दिया, तो माध्यम भरने पर क्यों नहीं बदलता है भाई, आवेश का मान तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो नियत है पहले से ही। तो अगर माध्यम भर दिया जाए तो क्यों कांस्टेंट रहेगा। और देखो और क्या कह रहा है, ये भी नहीं बदलना चाहिए, V भी कांस्टेंट होना चाहिए, तो V भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी आवेश भी नहीं बदलना चाहिए, वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट रहेगा। ये कह रहा है V भी नहीं बदलना चाहिए। अरे जब Q नियत, हर V नियत, तो C भी तो नियत, उस स्थिति में उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, नियत, कि धारिता चेंज नहीं होगी। तो फिर देखो इसका मतलब ये चीज और ये चीज दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन इस वाले में दूरी भी तो चेंज कर दी उसने, 2.4 mm बढ़ा दी, तो दूरी क्या हो गई, अब D' नाम दे दूं एक बार, मेरे को नहीं पता कितनी है, D' नाम दे दिया उसको। तो ये दोनों धारिताएं अब बराबर होनी चाहिए, Q भी नियत, V भी नियत, C भी नियत, तो कर दो दोनों को बराबर। दोनों समीकरणों को यदि आप बराबर करोगे तो फिर A∈0/d बराबर होना चाहिए A∈0/d - का T + का T/K, और ये D' है। क्लियर? A∈0/d ये चीज बराबर होनी चाहिए। उड़ाओ, A∈0 से A∈0 उड़ा दिया, उल्टा लिखा हुआ है तो वैसे भी तो लिख सकता हूं इसको, D बराबर हो गया D' - T + T/K।
अब पहले दूरी कितनी थी नहीं पता, बाद की दूरी कितनी हो गई नहीं पता, लेकिन उनके बीच का अंतर तो पता ही है। अपने को यह पता है कि उनके बीच का अंतर कितना है, 2.4 mm है। तो एक काम करो, इन दोनों को तो इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा t माइनस टी अपॉन के, और d को उधर ले जाऊं तो d डैश माइनस का d। क्लियर? क्या कॉमन आ रहा है इधर, t कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1 अपॉन के, और इसका मान कितना है, ये दूरी में परिवर्तनित हो गया। पहले वाली दूरी है, d डैश बाद वाली दूरी है, और बाद वाली दूरी में से पहले वाली दूरी घटा दूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 2.4 mm मिलेगा। तो उसका मान रख दिया 2.4 मिलीमीटर, तो गुणा 10 की पावर माइनस का 3। t का मान रख दो, t का मान स्लेब की मोटाई कितनी रखी थी, 3 mm, तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, ये उड़ाया 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 को, तो फिर 1 माइनस 1 अपॉन के इज इक्वल्स टू 2.4 अपॉन 3। भाग दे दिया, कट रहा कुछ, हाँ कट गया ना, 8 3 24, तो 8 और ये हो गया 10। तो इस सिचुएशन में ये हो गया अपने पास 8 अपॉन 10, देन 1 माइनस 8 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू, उसको उधर ले गए, इसको उधर ले जाओ, 1 अपॉन के, देन ये आ गया 2 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के, इट मीन्स के इज इक्वल्स टू 5। वो जो टी मोटाई की जो स्लेब रखेंगे उसका परावैद्युतांक बच्चों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने को सोल्व करना था। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बूंदों वाला प्रश्न है। 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इससे विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। क्या था, 125 छोटी छोटी बूंद हैं, उन छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद है वो बनाई जाती है। अब देखो बच्चों, बार बार ये बूंदों वाले प्रश्न, हालांकि इनकी थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट न्यूमेरिकल है वो अपने सिलेबस में। और जहां कहीं पर भी बूंद वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे पहली चीज, एक चीज याद रखो, आयतन को बराबर करना है। क्यों? जब छोटी बूंदों को हम बड़ी बूंद में कन्वर्ट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बदलेगा, सारी चीजें बदलेंगी, आयतन तो उतना ही रहेगा। एक बड़ी बूंद के अगर आप छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे तो आयतन तो उतना ही है। 1 लीटर पानी है, उसको आपने 10 जगह अलग अलग डिवाइड कर दिया और फिर वापस उसको एक जगह करोगे, आएगा तो 1 लीटर ही। हाँ, ये मत सोचना है उसे पत्थर की दीवार के चिपक जाएगा, अलग केस है। बट आयतन जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, ये 125 छोटी छोटी बूंद, इनको मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई। ठीक है, अब 3 चीजें ले रहा हूं। इसका आवेश, छोटी बूंद का आवेश Q, छोटी बूंद का विभव V या V स्मॉल नाम दे दूं, V स्मॉल, और छोटी बूंद की त्रिज्या R। ठीक है, बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q ले लेता हूं, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R, और बड़ी बूंद का विभव VB, V बिग बड़ा, तो VB ले लिया। अब देखो, जब 125 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाएंगे, हमें रिलेशन मिल जाएगा त्रिज्या में। किस तरीके से, 125 छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई R क्यूब बराबर होगा बड़ी बूंद के आयतन के 4/3 पाई R क्यूब। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 125 स्मॉल r क्यूब बराबर होगा कैपिटल R क्यूब, एंड फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट r इज इक्वल्स टू 5r। ये रिलेशन मिल गया हमें। ठीक है, बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या का 5 गुना होगी। एक चीज तो बच्चों ये कंफर्म हो गई। और एक आवेश देखो, अगर 125 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना रहे हैं, आवेश तो संरक्षित राशि है, इसका मतलब उन 125 बूंदों का आवेश बराबर होगा बड़ी बूंद के आवेश के। तो 125 छोटी बूंदों का आवेश, तो 125 स्मॉल क्यू, छोटी बूंद के आवेश को स्मॉल क्यू से डिनोट किया मैंने, ये बराबर हो जाएगा किसके, बड़ी बूंद के आवेश के। 125 स्मॉल क्यू बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल क्यू के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक तो त्रिज्या का रिलेशन मिल गया और एक हमें आवेश का रिलेशन मिल गया। हर जगह यही करना है,
बूंद का जहां कहीं भी प्रश्न आ गया कि छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना रहे हैं, दो चीज हमेशा याद ध्यान रखना, एक तो आयतन बराबर कर देना, और जितनी छोटी बूंदें होंगी उनका आवेश हमेशा बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा। अब ये चीज क्लियर होगी। छोटी बूंद का विभव क्या नाम दिया है मैंने, वीएस। वीएस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, के क्यू बाई स्मॉल आर। छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, छोटी बूंद का आवेश क्या है, क्यू है। इसकी वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। एक अपने को मान मिल गया है, ये इक्वेशन नंबर 3। पूछा क्या है, अब अपने से पूछा है इससे विभव और ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करो। अपने से पूछा कि अब बड़ी बूंद का विभव कितना हो जाएगा। देखो बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, तो बड़ी बूंद का विभव V बिग बराबर K कैपिटल Q बटा कैपिटल R। बड़ी बूंद का आवेश कैपिटल Q, बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R। लिख दूं इसको K 125 स्मॉल q अपॉन 5R। बोलो लिख दें भाई, बड़ी बूंद का आवेश 125 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर, और बड़ी बूंद की त्रिज्या छोटी बूंद की त्रिज्या का 5 गुना। कितना हो गया, 25 55 जो 125, यह हो गया 25 के क्यू बाई आर, और इसका मान रहे के क्यू बाई स्मॉल आर का मान कितना दे दिया, 200। तो फिर बड़ी बूंद का विभव गुणा 200 बराबर 5000 वोल्ट। बड़ी बूंद का विभव 5000 वोल्ट हो जाएगा। अब अपन बात करें यहां पर किसकी, ऊर्जा की। और क्या पूछा था अपने से, ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो वो देखो अपने को क्या बताना है, 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा और एक अकेली बड़ी बूंद की ऊर्जा, उन दोनों की ऊर्जाओं में क्या अनुपात आएगा। तो सबसे पहले 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा, तो 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा क्या नाम दे दें उसको, यूएस नाम दे दें, स्मॉल, बराबर 125, और छोटी बूंद की ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। सी कौन सा, स्मॉल छोटा, और वी कौन सा, स्मॉल, बराबर 125 और 1/2, इसको बटे में ले लूं, CS छोटी बूंद की धारिता R अपॉन के और इंटू VS का स्क्वायर। ये हो गया VS का स्क्वायर। एक अकेली बड़ी बूंद, तो बड़ी बूंद की ऊर्जा, और बड़ी बूंद की ऊर्जा UB क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 CB VB स्क्वायर, यानी 1/2 CB, तो बड़ी बूंद की धारिता R अपॉन के और इंटू VB का स्क्वायर। क्लियर। अब अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है यानी UB बड़ी बूंद की ऊर्जा बटा 125 छोटी बूंदों की ऊर्जा। ले लो भाई, मान ले लो 1/2 R अपॉन के और VB स्क्वायर, और अपॉन में 125, तो 125 R अपॉन के इंटू VS स्क्वायर। क्या हुआ, R के से एक के कैंसिल, और इसके बट्टे में 125 के बट्टे में 2 भी था, 2 से ये 2 कैंसिल, अपने पास मिला R VB स्क्वायर अपॉन 125 इंटू R इंटू VS स्क्वायर। कैपिटल R की जगह लिख दूं मैं 5R, लिख सकते हैं, ये R से R कैंसिल, तो अनुपात VB का मान 5000 का स्क्वायर इंटू 5 और अपॉन में 125, और VS का मान, VS कितना था 200 छोटे वाले का, तो 200 का स्क्वायर। इसको बच्चों हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास अनुपात। तो इस तरीके से ये रिलेशन है वो अपने को, ये 5000 गुणा 5000 गुणा 5 बटा 125 गुणा 200, इसको सोल्व कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं अगले वाले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे दिया अपने को, अपने को दे दिया प्रत्येक संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, और A और B के मध्य तुल्य धारिता की गणना करो। A तो यहां लिखा हुआ बच्चों, B यहां लिखा हुआ है। हर कैपेसिटर की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। अब देखो कैसे निकालेंगे, 4 अलग अलग शाखाएं होगी। इस शाखा में एक संधारित्र जुड़ा है, इसमें 2 जुड़े हैं, इसमें 4 जुड़े हैं, इसमें 8 जुड़े हैं, 1 2 4 8। अब इनकी तुल्य धारिता निकालने, इस शाखा की तुल्य धारिता कितनी होगी, 1 माइक्रोफैरड। इसमें देखो 2 जुड़े हैं,
एक और एक के दो जुड़े, दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो C और C का श्रेणी क्रम आधा, C/2, तो कितना हो गया 1/2 माइक्रोफैरड। इसमें 4 जुड़े, C के 4 अगर जुड़े हैं तो C/4 श्रेणी क्रम में, तो इनका कितना हो गया 1/4 और इनका कितना हो गया 1/8। क्लियर। अब आपके पास डायग्राम क्या रह गया, अब डायग्राम ये रह गया आपके पास, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, यहां A और यहां B, 1 माइक्रोफैरड, 1/2 माइक्रोफैरड, 1/4 माइक्रोफैरड, 1/8 माइक्रोफैरड, और चारों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर में तो सीधा सीधा जोड़ते हैं, तो तुल्यधारिता C बराबर 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, लघुत्तम आ गया 8, 8 + के 4 + के 2 + का 1, तो C बराबर 8 4 12 13 14 15, उत्तर आ गया 15/8 माइक्रोफैरड। इस तरीके से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 7, एक विलगित चालक को दूसरे संकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। तो एक विलगित गोलीय चालक को, गोलीय चालक है भाई वो, एक विलगित गोलीय चालक को त्रिज्या कितनी ले लूं R1 को दूसरे संकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, तो उसका बाहरी पृष्ठ एक, दूसरा और है भाई संकेंद्रीय है, यानी दोनों के केंद्र एक ही हैं। सेकंड वाले की त्रिज्या ले लूं R2 से ढक देते हैं, उसका बाहरी पृष्ठ किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। आगे देखो, इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n-1/n है। बुक में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ, इसको ठीक कर लेना। क्यों, वहां आप डिपेंड कर रहा है, क्योंकि अपने को ये नहीं दिया कि कौन से की त्रिज्या बटा कौन से की त्रिज्या है, तो ये मैंने चीज है। तो पहले विलगित गोलीय चालक की बात की इसने, तो विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या R1, बाहर वाले की त्रिज्या कितनी ले रहा हूं मैं R2, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को अनुपात लेना है। तो उन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n-1/n है। आगे क्या करा है, तो सिद्ध कीजिए इस समायोजन में गोलीय चालक की धारिता n गुणा बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये जो अंदर वाला गोला है उसकी त्रिज्या मैंने कितनी ली है R1, तो उस अकेले, ये क्या बन गया, संधारित्र बन गया ना। लेकिन मैं इस अकेले की बात करूं, अगर आपको अंदर वाले की धारिता निकालनी है तो बोलो R1/K होगी या नहीं होगी, होगी। तो ये कह रहा है कि अब इस समायोजन में, ये गोलीय संधारित्र बन गया, इस समायोजन में इस समायोजन की तुल्य धारिता अंदर वाले गोलीय चालक की धारिता का n गुणा होनी चाहिए। क्लियर, कि इस संधारित्र की तुल्य धारिता अंदर वाले गोलीय चालक की धारिता C' का n गुणा होनी चाहिए। ये चीज अपने को प्रूव करके दिखानी है, कर दो प्रूव। गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र लगा दो भाई। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या फॉर्मूला है, K R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1, यह गोलीय संधारित्र धारिता का फॉर्मूला। तो R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1। अब देखो यहां पर R1 अपॉन R2, एक काम करें, इस वाले फॉर्मूले से ये चीज ड्राइव करनी है अपने को, R1/R2 बनाना है। तो एक काम करें, नीचे से मैं R2 को कॉमन ले लूं, तो नीचे से मैं R2 को कॉमन लूंगा तो R1 R2 अपॉन K, R2 को मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां पे 1 माइनस R1 अपॉन R2 बन गया। ये R2 से R2 कैंसिल, बराबर R1 अपॉन K 1 माइनस R1/R2, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात n-1/n, तो n-1/n। सोल्व करते जाओ, R1 अपॉन K, लघुत्तम देखो कितना है, n आ गया, तो लघुत्तम n क्या बचा, n माइनस ब्रैकेट में n-1, और ये मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो ये हो गया प्लस का, n से n कैंसिल, तो क्या बचा C बराबर R1 अपॉन K और ब्रैकेट में बच गया
1/n इसको ले जाओ ऊपर, तो nr1 बटा के, ये किसकी धारिता? अंदर वाले गोले की धारिता। तो संधारित्र की धारिता अंदर वाले गोले की धारिता का n गुणा हो गई। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल अपने को करने थे सॉल्व। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर और भी बचे हैं, छोटे छोटे सिंपल हैं, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप लोग कर ही लोगे। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। इसके बाद शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। थैंक यू सो मच।